ओके बच्चा पार्टी, वी विल टुडे स्टार्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक बायो का चैप्टर है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और बहुत सारे नुकसानदायक हैं। ठीक है, जनरली नुकसान को हम ज़्यादा देखते हैं। नुकसान को हम ज़्यादा क्यों देखते हैं, क्योंकि आपके बैक्टीरियाज, वायरसेस, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें आपको नुकसान देते हैं। ठीक है, दे बेसिकली कॉज हार्म, दे बेसिकली आर अ रीज़न फॉर वेरियस डिजीजेस दैट हैपन इन आवर बॉडी। ठीक है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भाई साहब ऐसे होते हैं। उल्टा और देखेंगे अगर हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं। आप जो इडली खाते हैं वो बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। आप जो जलेबी खाते हैं, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जो खाते हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए बन पाते हैं। उनका फर्मेंटेशन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है? अल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे बड़ा अल्कोहल जो इंडस्ट्री है वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, आपके फर्मेंटेशन से बनता है। ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। आपका ब्रेड जो आप पाव जो खाते हैं सिंपल, ठीक है, वो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। सो अगर आप देखोगे दही जो आप खाते हैं, ठीक है, वो भी एक टाइप का बैक्टीरिया है। आपने दही जमाते हुए देखा है प्रोसेस? क्या होता है प्रोसेस? कभी नहीं खाया दही, बस खाते ही हैं हम, खाते ही हम, मालूम नहीं, पता नहीं करेंगे दूध का कैसे दही हो जाता है, पता नहीं। ओके, आप अगर देखोगे दही कैसे जमता है, अगर घर में आप देखोगे दूध रहता है उसमें हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं वो थोड़ा सा दही? क्योंकि वो जो थोड़ा सा दही आपने डाला उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। वो भाई साहब फटाफट मल्टीप्लाई होने लगता है, वो पूरे दूध में फैल जाता है और कुछ देर में ही आपको दूध का पूरा दही मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली योगर्ट। सो आप देखोगे, और आपका जो बहुत सारे फंगसेस हैं जो आपके मेडिसिन में यूज़ होते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन एक फंगाई है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ खाने पीने में ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसान भी हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, अभी जैसे बारिश का मौसम आने वाला है, ठीक है, आप देखोगे लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक है, सर्दी खांसी लगा ही रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो वाटर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज या वायरसेस उनमें ज़्यादा पनपते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर देम। ठीक है, सो इसीलिए आप देखोगे कि आपको मतलब बीमारियां बारिश के टाइम पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि चारों तरफ वेट है। ठीक है, एक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा पनपते हैं उसमें। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि सर आप नोट्स भेजते हो लेकिन उस नोट से सवाल तो नहीं देते। यस, करेक्ट है। ठीक है, मेरे को किसी ने बहुत गुस्से में फ़ोन किया, अरे ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल। आप अभी उस दौर से निकल गए हैं कि आप बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और लाइफ सेट है, ये अभी नहीं चलेगा। ठीक है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रेफ़र कीजिए, आपका ये नहीं चलेगा। आपको चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड बी हैविंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट मीन्स दैट सिर्फ पीछे के क्वेश्चन आंसर से ही आपका काम नहीं चलेगा। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, प्लस इन डेप्थ स्टडी ऑफ चैप्टर भी करना पड़ेगा। मतलब आपको कहीं से भी चैप्टर का अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 सेंटेंसेस तो उसमें लिखने आने ही चाहिए। एंड दैट विल ओनली हैपन इफ़ यू कॉन्स्टेंटली रीड, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली गो थ्रू द एंटायर चैप्टर। मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पे जो क्लास ले रहा हूँ उस पर अटेंटिव रहिए। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसको देखिए। क्वेश्चन आंसर्स मैं भेजता हूँ आपको, उसको पढ़िए। ठीक है, प्लस आपके एनसीईआरटी या जो भी बुक्स हैं उनको बहुत गौर से पढ़िए। 3-4 बार एक चैप्टर की रीडिंग कीजिए कम से कम, नहीं करके 5 बार अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से फोकस के साथ पढ़ेंगे ना, you will be able to solve at least 85% of any question that is asked from that chapter। आप 85% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 85% ऑफ द क्वेश्चंस। ये तरीका है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द वे यू हैव टू गो हेड, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस। ठीक है, तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अभी से तैयार होइए क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12 सब में यही ऐसा ही क्राइटेरिया रहेगा। दिस इज़ द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन आपके घर में आपके अटेम्प्ट्स नहीं है पूरे, और अटेम्प्ट्स देना मतलब पूरे अच्छे से चैप्टर को कम से कम 5 बार पढ़ना है। हर एक चैप्टर को 5 बार रीडिंग कीजिए और उसको अच्छे से रीडिंग कीजिए।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक पार्किंग लॉट बनाइए। पार्किंग लॉट मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ मूव नहीं कर रही हैं। तो आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, उसको ना एक पार्किंग लॉट में एक डायरी बनाइए या एक नोटबुक बनाइए, जहाँ पे उस पार्किंग लॉट में उन क्वेश्चंस को या उन डाउट्स को लिख के रखिए और आके यहाँ पे बिंदास पूछिए, सर ये नहीं समझ में आया, सर वो नहीं समझ में आया। इट्स अ पैरेलल प्रोसेस, आपका और मेरा प्रोसेस पैरेलल चलना चाहिए, एक तरफा गेम नहीं चलेगा। मैं पढ़ाता ही रहूँगा और आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहेंगे तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। It has to be a parallel process, ठीक है। So yes, when I am giving you questions for your test, you will see that most of the questions are not matching with the notes that I have sent, or maybe they will not be matching with the notes that have been provided by your school. So ये तो रहेगा ही भाई साहब, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस जो उस चैप्टर पे बन सकते हैं वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को ही पढ़ा होगा। आप सिर्फ पहले क्वेश्चन आंसर्स को ही पढ़ने जाएंगे ना तो वो नहीं बनेगा। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट चैप्टर। एनसीईआरटी की बुक्स में से वो चैप्टर को पूरा अच्छे से कम आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द वेरियस क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड। तभी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट समझ में आएंगे। क्वेश्चन करना मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना होता है, लेकिन नॉलेज जो होता है वो आपको तभी मिलेगा जब आप चैप्टर को करेंगे, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो हैव अ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन प्लेस। लोग क्या होते हैं, बुक खोल के बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वाई इज इट नॉट कमिंग? थिंक अबाउट इट। वाई आर द रिजल्ट्स नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो गलत है, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी को जितनी जल्दी हो सके इंप्रूव कर दिए, आपको रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। अदरवाइज आप अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाओ, अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लास में चले जाओ, नहीं हो पाएगा। You will not be seeing results happening, ठीक है। So try and strategize that way. Okay, so we will start with microorganisms, people. Microorganisms, friend and foe. Friend मतलब हमारे लिए जो यूजफुल है, foe मतलब हमारे लिए जो दुश्मन है, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और दुश्मन भी हैं, ठीक है। So introduction to microorganisms. We see several kinds of plants and animals around us. There are different types of plants and animals which exist around us. ठीक है, बहुत सारे types of different types of plants and different animals, they are existing around us. Different types of plants and animals exist around us. We have seen this, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। However, there are other living organisms which we cannot see with our naked eye. आप जिन चीज़ों को देख सकते हैं उन चीज़ों को देख सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये सारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज़ हैं वो आप अपनी तरफ अपने आजू बाजू देख सकते हैं, ठीक है। किसी जू में जाकर आप शेर, चीता ये सब देख सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which are so minute in their shape and size that you will not be able to see them, ठीक है। तो हम देखते हैं which we cannot see with our naked eyes. naked eyes से नहीं देख सकते, मतलब क्या आप देख ही नहीं सकते हैं? देख सकते हैं। आपको असिस्टेंस लगेगा माइक्रोस्कोप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये बहुत पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उनको देखने के लिए। जैसे वो डॉक्टर्स लोग देखते हैं ना पैथोलॉजिकल लैब में, ऐसे बड़ा एक देखो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें से देखते हैं, उसमें आप देख पाएंगे जो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता हो, ठीक है। सो यू विल नॉट बी एबल टू सी देम विथ एन अनएडेड आई। आपकी दृष्टि जितनी भी अच्छी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, सो दैट अनएडेड आई से आप नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे मैं आपको बता रहा था भाई साहब, रेनी सीजन में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में देखो, लाइन लगी रहेगी, मरीज लोग बैठे हुए हैं। अभी जाओ अगर आप, उतना भीड़ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ रेनी सीजन में दिखेगा, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ेगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ेगी। आप देखते हो जब बारिश होती है तो आपको एक खुशबू आती है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू अ बैक्टीरिया जो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जैसे ही ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं, जैसे ही आपके एनवायरनमेंट में वाटर का कंटेंट बढ़ता है, द मोमेंट द वाटर कंटेंट इन द एनवायरनमेंट इंक्रीजेस, इट इज़ अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी यूजफुल एंड एट द सेम टाइम विच कैन बी हार्मफुल एज वेल, ठीक है। सो रेनी सीजन में जो अभी आने वाला है, मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। अगर आप थोड़े से टाइम के लिए ब्रेड को, मॉइस्ट ब्रेड
मतलब भीगा हुआ ब्रेड को अगर आप रख दोगे तो आप देखोगे वो स्टेल हो जाएगा, उसको आप खा नहीं पाओगे, मतलब एक दिन बाद उसको कंज्यूम नहीं कर सकते आप, इफ़ यू कीप इट इन ओपन, ठीक है। मॉइस्ट ब्रेड गेट्स पेल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। तो यहाँ पे देखो ऐसे ग्रेइश वाइट पैचेस इस सरफेस पे हो जाता है और वो कैसा मतलब हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट वाला जो ब्रेड था वो हार्ड हो जाता है, इनकंज्यूमेबल हो जाता है, उसमें एक स्मेल आने लगता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली समथिंग हैज हैपेंड व्हेन दीज पैचेस आर अब्जॉर्ब थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको अब्जॉर्ब करेंगे, वी सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। We see tiny black rounded structures. Water and soil are full of tiny organisms, ठीक है। तो water और soil जो है तो बहुत सारे tiny organisms से बने हुए होते हैं, though not all of them fall into the category of microbes. सारे भाई साहब microbes नहीं है, ठीक है। Water and soil are full of tiny organisms. पूरा water और पूरा जो soil है that is full of tiny organisms, ठीक है। And they do not, सबके सब microorganisms में नहीं आते हैं, सबके सब microbes नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with an unaided eye. What do we mean by an unaided eye? That is without a microscope. आप naked eye से या शायद चश्मा लगा कर भी उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। These microorganisms, micro मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। The microorganisms are so small in their shape and size that you cannot see them with an unaided eye. आप खुली आंख से या चश्मा लगाकर इसको नहीं देख सकते, ठीक है, क्लियर है। सो यू वुड नीड द असिस्टेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ कुछ को आप देख सकते हैं, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, आप स्टेशनरी की दुकान से भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठा सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। सो सम ऑफ दीज कैन बी सीन बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ेगा। ये बहुत ही हाई मैग्नीफाइंग पावर के होते हैं, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा दिखाते हैं ये, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी देम ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो ये जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकें, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, क्लियर है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। क्या क्या हैं ये ग्रुप्स पीपल? पहला आ गया आपका भाई साहब बैक्टीरिया, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स हैं, याद रखिए 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? द फर्स्ट ग्रुप दैट वी हैव फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में एक होता है आपका स्पाइरल बैक्टीरिया और एक होता है आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया दैट वी हैव, ठीक है। फिर क्या आता है भाई साहब आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, अमोइबा, पैरामोशियम, ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं भाई साहब प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फूड चेन में ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे अगर अमोइबा हमारे बॉडी के अंदर आता है, इट कॉज अमोइबसिस, ठीक है। तो ये एक मतलब लूज मोशंस होते हैं हमको, ठीक है। एक्चुअली में ये हानिकारक नहीं है, ये वाटर में रहते हैं, लेकिन हमने अगर कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम किया तो हमारे बॉडी में आ जाएंगे, और जब हमारे बॉडी में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन सिस्टम को ये इम्पैक्ट करेंगे, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज प्रोटोजोअन्स, ठीक है। अमोइबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, ठीक है। देन वी हैव फंगाई। फंगाई होता है वैसे जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है, एस्परगिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंगाई है। हम बहुत सारे मेडिसिन इससे बनाते हैं, वी मेक अ लॉट ऑफ मेडिसिन बाय देम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंगाई है, ठीक है। एस्परगिलस होता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड होता है, ये तो भाई साहब ब्रेड को सड़ा देगा, ठीक है, ब्रेड को इनकंज्यूमेबल बना देगा, आप ब्रेड को खा ही नहीं सकते अगर ये फंगाई लग गया तो। अगेन दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या हो गया? पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोअन्स एंड तीसरा हो गया आपका फंगाई, ठीक है। कितने टाइप के हैं भाई साहब? 4, है ना। जस्ट वन मोमेंट पीपल। ओके, चलो भाई साहब, यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो गए? कौन कौन बोलेगा भाई साहब? 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? रुको, बोलो। हाँ, सोचेंगे, न्यूटन से पूछेंगे, फिर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख रहा है। हाँ, 1 मिनट। आपका प्रोटोजोआ, आप फंगाई, ओके, व्हाट एल्स? तो
अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है। चलो ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया ब्रेड मोल्ड। ये देखिए, ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जिससे आपका एक बहुत बड़ा लाइफ सेविंग ड्रग बनता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, सो पेनिसिलिन एक फंगाई है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन, उसके इंजेक्शंस लगते हैं फॉर वेरियस डिजीजेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ऐसा कोई भी वायरस नहीं होगा शायद जो हार्मफुल ना हो, सारे वायरसेस आपके हार्मफुल होंगे। वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? एनीवन? अरे भाई साहब, आप उस पीढ़ी के इंसान हैं जिसने 2 साल घर बैठे मौज किए हैं। क्यों? एक वायरस के लिए, जिसका नाम था कोरोना। अभी भी वो ऐसे मंडरा रहा है, ये बात और है, हमारे वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लेकिन वायरस पे तो आपकी ऑटोमेटिक रुचि होनी चाहिए ना भाई। आपका जीवन उल्टा पुल्टा हो गया, एकदम मुफ्त में पास हो गया भाई साहब, 1 नंबर, है ना, बिना कोई मेहनत किए। तो जानना ज़रूरी बनता है कि नहीं? उसको थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। मुफ्त में पास हो गए तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना, तो जानना तो पड़ेगा ना भाई साहब शख्सियत क्या है उनकी। वायरस कहाँ से आता है? व्हाट इज़ बेसिकली वायरस, और वायरस को मारना आसान क्यों नहीं है? देखो, आपका अगर समझ लीजिए गले में थोड़ा खराश आता है ना, कभी कभी गला ऐसे होर्स लगता है, आप एक बेसिकली कोई मेडिसिन ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बैक्टीरिया से हुआ है। बैक्टीरिया क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है, ये देखिए बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया को जो अच्छा कंडीशन मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है भाई साहब। ये 2 से 4, जैसे मैंने आपको बोला अभी, दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है वो सेम चीज़ है। आपने एक पतीले में दूध रख दिया भाई साहब, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया? कर्ड डाल दिया। जो थोड़ा सा आपने दही है वो डाल दिया। ये दही क्या हो जाएगा भाई साहब? टक 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 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा दूध जो है तो आपका दही बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दिस इज व्हाट पीपल आर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये एक बैक्टीरिया है जो फटाफट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बैक्टीरिया को अगर सही कंडीशन मिल गया, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो फटाफट मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसको आपने कोई दवाई दे दी तो सब के सब मर जाएंगे, ठीक है, एवरीबडी विल डाई, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं वो बड़ी आसानी से हम काबू में पा लेते हैं थोड़े बहुत मेडिसिन से। थैंक यू मैम, ठीक है। तो जितने भी हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं वी कैन ईजिली गेट रिड ऑफ देम, हम आराम से उनको काबू में पा सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत बैक्टीरियल डिजीज़ आपके डेंजरस हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया, एक होता है आपका टीबी और एक होता है आपका कॉलेरा, ठीक है। ये थोड़े से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज ना हुआ तो, और मोस्टली अभी आज की तारीख में आपको वैक्सीनेशंस लग जाते हैं, लेकिन टीबी और कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ये थोड़े से लाइफ थ्रेटनिंग है। अदरवाइज जितने भी आपके बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो उस पर काबू पाना बहुत आसान है, क्योंकि एक आपने मेडिसिन डाला और पूरी इनकी प्रजाति खत्म हो जाती है भाई साहब, दे गेट वाइप्ड ऑफ, ठीक है। अभी हम देखते हैं वायरस। वायरस क्या होता है, ठीक है। अगर किसी को भूत पकड़ा था, ऐसा सुना है तुमने? अरे उसको तो भूत पकड़ लिया, ऐसा सुना रहेगा ना। क्या क्या क्यों बोल रहे हैं हम भूत पकड़ लिया उसको? क्यों बोलेंगे कि भूत पकड़ लिया उसको? अरे बोलो ना, मतलब भूत होता है या नहीं वो तो खैर अलग बात है, ठीक है, वो खैर अलग बात है। भूत होता है या नहीं उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम किस लॉजिक से बोल रहे हैं उस इंसान को भूत ने पकड़ लिया है? हम क्या मैग्नीफाइंग द ग्लास से देख रहे हैं कि उसके बॉडी में अच्छा ये रहा भूत? ऐसा नहीं। वाई आर वी सेइंग दैट पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गोस्ट? वाई? अरे लॉजिक लगाओ ना भाई साहब, क्योंकि वो जो इंसान है वो अपने तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे के तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। That person is behaving like somebody else. That person is showing abnormal behavior. कुछ तो abnormal दिखा रहा है वो भाई साहब, ठीक है, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया है। भूत वूत में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक इंसान अगर दूसरे तरीके से बिहेव करने लगे ऑल ऑफ अ सडन, देन वी कंसिडर देम टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम गोस्ट, है ना। तो वैसा ही कुछ हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में वायरस आता है। देखो वायरस कैसा होता है? ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वायरस में, देखिए बैक्टीरिया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, शायद वो लिविंग हो शायद नॉन लिविंग हो। साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी भी डिबेट है वेदर वायरस इज समथिंग दैट इज लिविंग और इट इज बेसिकली समथिंग दैट इज नॉन लिविंग। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो ऐसे ही पड़ा रह सकता है, ठीक है।
जैसे ही उसको फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, ठीक है, द मोमेंट इट गेट्स फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, व्हाट इट डज, इट कैप्चर्स द डीएनए। हमारे बॉडी में होते हैं सेल्स के डीएनए, ठीक है, इनको भाई साहब ये कैप्चर करने लगता है। और क्या होता है, डीएनए जो हमारे बॉडी का, ये इससे कैप्चर हो जाता है और इसके मुताबिक चलने लगता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, द बॉडी डीएनए स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज पर द वायरस। अभी तुम जैसे समझो यहाँ पे एक आर्मी है, ठीक है, ये एक आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, और यहाँ पे दुश्मन की आर्मी है, ठीक है। तो इनको मालूम है मारना किसे है ना भाई साहब, इनको मालूम है कि भाई साहब फाइट किससे करना है, मारना किसे है, ठीक है, क्लियर है। इस आर्मी का एक ड्रेस है, लेट्स से दे आर वेयरिंग रेड, और इस आर्मी का एक ड्रेस है, लेट्स से दे आर वेयरिंग व्हाइट, तो दे नो दैट दे हैव टू किल दीज पीपल हु आर वेयरिंग व्हाइट ड्रेसेस, ऑपोजिशन का आर्मी है। लेकिन अगर ये वाले भी रेड ड्रेस पहन ले, तब तुम किसे मारोगे, तब मुश्किल हो जाएगा, किसको इतनी बड़ी आर्मी है भाई साहब, कौन किसका किधर क्या मालूम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल हैपन, आपके बॉडी में जब वायरस आता है तो हमारा डीएनए को कैप्चर कर लेता है, इट्स लाइक भूत ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है, हम उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, हमारे बॉडी के डीएनए उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट वायरल डिजीजेस। मतलब आपको अगर कोई वायरल डिजीज होता है, जैसे सर्दी खांसी, अगर आपको बैक्टीरिया से हुआ है तो वो एक हफ्ते में सही हो जाएगा, एक हफ्ते के पहले ही सही हो जाएगा, लेकिन अगर वायरल इन्फ्लुएंस से हुआ है तो शायद ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो वायरल डिजीजेस विल टेक अ मच लॉन्गर टाइम टू हील, बिकॉज आपके शरीर में जो फैला है वो डीएनए कैप्चरिंग से भाई साहब वो फैल रहा है, वो बाहर मतलब वो पूरे बॉडी में फैल रहा है। बैक्टीरिया और वायरस का मतलब समझ में आ रहा है, आपने एक मेडिसिन डाला, सारा का सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन एक मेडिसिन से सारा का सारा वायरस खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी। वायरसेस आर मच डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड वायरसेस आर मोर डेंजरस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज। बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरस को रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपको ये जो कोरोना का हमारा एक दौर चला इतना बड़ा 2 साल तक, ठीक है, सारे बिजनेसेस ठप थे, लोगों के डेथ्स हो रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, सारी तरफ एक भय का माहौल था। ये क्यों था, क्योंकि कोरोना जो है वो एक वायरस था और उसका इलाज हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वी वर नॉट एबल टू वैक्सीनेट आवरसेल्व्स अगेंस्ट इट, बिकॉज ऑफ विच इट वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। सो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, इस तरह के वायरसेस होते हैं, देखिए ये वायरसेस होता है, ये क्या करेगा, अपना डीएनए का जो माल मसाला है वो हमारे डीएनए में इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारे डीएनए में ऐसे बैठेगा और ठीक है, ये वाला जो मसाला है वो अंदर चला जाएगा। एक सुई लगती है ना, सुई, वैसे ही हमारे सेल्स में अपना डीएनए ये घुसा देता है। मतलब अभी हमारे सेल उसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, इसीलिए मैंने भूत का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आप अगर मैं किसी और की तरह बिहेव करने लगूँ तो आप बोलेंगे इसके अंदर किसी और का भूत घुस गया है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हमारे बॉडी के सेल्स में होता है। वायरस आता है, हमारे बॉडी के सेल पे ऐसे पंजा लगाकर बैठता है और ये माल मसाला जो है वो इंजेक्ट कर देता है। दिस गोज इनसाइड आवर सेल्स, नाउ आवर सेल्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक द वायरस। ये हमारे वायरस की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है, उल्टा बिहेव करने लगेगा। सेल हमारा ही बॉडी का है, लेकिन बिहेव किसकी तरह करेगा, एक दूसरे वायरस की तरह बिहेव करने लगेगा। इट विल शो टेंडेंसीज लाइक अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक अ डिफरेंट सेल ऑल टुगेदर। बेटा बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो, इतना नींद आ रहा है तेरे को, अरे बाप रे बाप, क्या मासूम सा चेहरा बनाया तूने, ओ हो, ठीक है। वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गन। तो जब भी ऐसा लगे ना कि नींद आ रही, कोई दुख मतलब ऐसा कोई वो नहीं है यार, आ सकता है नींद, इतनी गर्मी है भाई साहब, कहाँ ये वायरस लेके बैठ गए, क्रिकेट विकेट देखते थे, गेम वूम खेलते थे, कुछ ज़बरदस्ती का भाई साहब, क्या सब थोड़ा सा खड़े होकर ऐसे 1 2 3 4 ऐसा पीटी कर लेने का। मैं बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते कर लेता हूँ भाई साहब, कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं ऐसा, तो मैं भी ऐसे ही हो जाता हूँ, थोड़ा सा पीटी कर लेता हूँ, फिर मैं भी जाता हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है, हो सकता है ना, अपने आप को भाई साहब जगाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, क्या है, ठीक है, ओके। क्या है, लोग हंसेंगे, हंसने दो भाई साहब, मेरे को जागरूक रहना है, राइट, ओके। वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अभी देखो, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वायरसेस रिप्रोड्यूस होंगे। वायरस अगर बाहर पड़ा रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। आपका एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? अरे वाह, छोटे बचपन से पढ़े आ रहे हो भाई साहब। ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन से होता है, ओके, पॉल्यूशन से होता है। क्या होता है पॉल्यूशन से? हाँ हाँ बोलो।
क्या गैसेस? तो कुछ बोल रहे थे तुम, सही बोल रहे थे। अरे सही होगा या गलत होगा? गलत होगा तो क्या जाता है, ठीक है, अटेम्प्ट तो किया। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देखो भाई साहब सही थे तुम, ठीक है। तो आपके अर्थ में पोल्यूशन के चलते क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर राइज होने के चलते क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स पहले भी मेल्ट होते थे लेकिन अभी ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ ग्लेशियर्स आर व्हाट, बिग चंक्स ऑफ आइस। ये बहुत बड़े बड़े चंक्स ऑफ आइस हैं, एकदम कोल्ड आर्कटिक रीजन्स में है, ठीक है, हिमालयन रीजन्स में, ये सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं बेसिकली, ठीक है। हो क्या रहा है, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये मेल्ट हो जाएंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साइकिल मेंटेन अगर जब तक रहता है तब तक तो भाई साहब समुद्र का लेवल भी वही रहेगा। ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्लेशियर्स नदी से होते हुए कहाँ जाकर मिलेंगे, समुद्र में। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो हमारे लिए जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। स्पेशली कोस्टल एरियाज़ क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे समुद्र के चपेट में आते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इन ग्लेशियर्स में हो सकता है वायरसेस हों, और ये भाई साहब वायरसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़े हैं, हमको मालूम ही नहीं है। जैसे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना चालू करेंगे ये वायरसेस मेन स्ट्रीम वाटर में आ जाएंगे, और एक बार मेन स्ट्रीम वाटर में आ गए तो हमारे बॉडी तक पहुंचने में इनको देर नहीं लगेगी, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली सिंस वी हैव नॉट एनकाउंटर्ड देम, ठीक है, वी विल फेस अ मैसिव प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे जैसे एक एक वायरस हमारे बॉडी में आता जाएगा हम पगला जाएंगे। एक वायरस ने भाई साहब हमारे नाक में दम कर दिया 2 साल तक, है ना। यू सॉ व्हाट इम्पैक्ट इट वॉज, लोगों के जीवन ऊपर नीचे हो गई भाई साहब, कितने सारे चेंजेस हो गए। तो लुक एट इट, हाउ डेंजरस इज द इम्पैक्ट ऑफ अ वायरस। अभी इन ग्लेशियर्स में क्या पता कितने मिलियंस ऑफ वायरसेस हैं, हमने तो इनकाउंटर किया नहीं है, ना ही वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। जैसे ही ये ग्लेशियर मेल्ट होना चालू करेंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, these viruses will come into the mainstream of water and knowingly or unknowingly they will enter our body and cause massive impact। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के चलते सी लेवल राइजिंग तो प्रॉब्लम है ही, प्लस एक और प्रॉब्लम या थ्रेट हमको वायरसेस से है, ठीक है। सो वायरसेस क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। भाई साहब जिस बॉडी के अंदर जाते हैं तभी जाकर वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो एक होस्ट बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे, अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रिलीज कर देंगे एंड दिस विल एंटर द होस्ट बॉडी। अभी देखो होस्ट बॉडी के अंदर ये आए, अंदर आने के बाद इन्होंने अपना भाई साहब ये जो डीएनए मटेरियल था इसको रिलीज कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये भाई साहब क्या हो गया, इसके इतने सारे कॉपीज बन गए। देखो देयर वर सो मेनी कॉपीज दैट वुड बी क्रिएटेड, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल का मल्टीप्लिकेशन निरंतर चल रहा है। देयर इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी। सो ऑब्वियसली वंस अ वायरस अटैक्स अ सेल, गेट्स इनटू आवर बॉडी, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, तो ये तादाद बढ़ती रहेगी, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वायरसेस, ठीक है। सो अगेन पीपल, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर स्टडी हियर? बैक्टीरियाज, प्रोटोजोअन्स, फंगाई एंड वायरसेस, ठीक है। ये 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से कुछ यूजफुल हैं और कुछ हार्मफुल भी। वायरसेस में हार्डली कोई यूजफुल है, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी यूजफुल वायरस दैट वी हैव, ठीक है। तो ये वायरस है भाई साहब, ये एंटर करता है, ये वायरल रेप्लिकेशन है। देखो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है भाई साहब, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वायरल रेप्लिकेट कर रहा है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल के अंदर घुस जाएगा ये, और सेल्स क्या होंगे भाई साहब, डिवाइड होते जाएंगे, न्यू वायरसेस विल बी क्रिएटेड। एक वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारे बॉडी के सेल को कैप्चर करके वो अलग अलग सेल्स बनाता रहता है, मतलब न्यू वायरसेस विल बी कल्टिवेटेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में और ये बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया होस्ट सेल, मतलब हमारे बॉडी का सेल, जहाँ पे भी वायरस अटैक कर रहा है दैट इज नोन एज द होस्ट सेल, ठीक है, ओके, दैट इज नोन एज द होस्ट सेल। द होस्ट ऑर्गेनिज्म मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अभी देखो वायरस बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है, ठीक है, इतना छोटा होता है वायरस, ठीक है, कि वो बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है, प्लांट को भी अटैक कर सकता है, एनिमल को भी अटैक कर सकता है। देयर आर मेनी वायरल प्लांट डिजीजेस, देयर आर मेनी वायरल एनिमल डिजीजेस, देयर आर मेनी वायरल ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाई साहब वायरसेस से होते हैं, अलग अलग वायरसेस अलग अलग तरीके के डिजीज फैलाते हैं। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया, दिस इज बेसिकली बैक्टीरिया। ये आया वायरस, इसने भाई साहब
अपना भाई साहब इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। पहले ये पकड़ेगा और फिर अपना जो डीएनए है, माल मसाला है, वो इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, इट विल इंजेक्ट इट, ठीक है। एंड नाउ दिस बैक्टीरियम इज बेसिकली गोइंग टू बिहेव लाइक अ वायरस, ठीक है, बिहेव लाइक अ वायरस। तो बैक्टीरिया भी वैसा वायरस से इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से इफ वी सी अ प्लांट, अभी देखो ये प्लांट में इस तरीके के स्पॉट्स जब दिखते हैं तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे वायरसेस आए हैं और वायरसेस ने अपना मटेरियल इसमें इंजेक्ट कर दिया है, दे हैव बेसिकली इंजेक्टेड इट, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस दैट वी हैव, ऑल दीज वायरसेस आर impacting animal cells. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. तो जितने भी आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये ज़्यादा करके आपके वायरसेस से होते हैं, ठीक है। हमने बहुत सालों से जितने भी मेडिसिनल रिसर्च किया है उसके हिसाब से हमने इनके डिजीज़ के इलाज निकाल लिए हैं, ठीक है। सो वी आर बेसिकली अवेयर एज टू हाउ वी नीड टू ट्रीट देम। तो कोल्ड, जैसे आपके जो कोल्ड के वायरसेस होते हैं, दे विल कॉज एन इरिटेशन इन योर माइंड, आपके दिमाग में आएगा ये भाई साहब, नाक में सर्दी जमा होगी, ठीक है, आंखों से पानी आएगा, ये सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड में स्नीजिंग होगी, ठीक है, ओके, बुखार आएगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा में आपका बुखार भी होता है, ये आपका कोविड भी एक टाइप का कोल्ड है, ठीक है, एक टाइप का कोल्ड ही है ये। तो दीज आर बेसिकली, इन्फ्लुएंजा होगा तो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इंक्रीज व्हेन यू आर इम्पैक्टेड बाय अ वायरल डिजीज? बॉडी की एक ट्राई होती है, लेकिन ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वायरस मर सकते हैं ज़्यादा करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर टेम्परेचर आपके बॉडी का बढ़ जाएगा थोड़ा सा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर बॉडी में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम बोल सकते हैं अरे यार बुखार आ गया, तो इसका मतलब एक चीज़ तो अच्छी है आपके बॉडी में, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, योर इम्यून सिस्टम इज़ गुड बिकॉज इट इज़ ऑन अ फाइटिंग मोड, मतलब फाइटर्स तो है ना आपके पास, ठीक है। तो योर इम्यून सिस्टम हैज़ रिकग्नाइज द एंट्री ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन कॉज डैमेज टू योर बॉडी एंड हेंस इट इज़ रिस्पॉन्डिंग विथ अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। ये राइज इन टेम्परेचर आपके वायरसेस और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वन थिंग इज क्लियर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम से पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आई हैड अ फ्रेंड हु स्टेज इन कारगर, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी एंड अभी भी है वो, ठीक है, बट व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल उसका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ था। तो उसको जब बुखार आता था ना, हमको जैसे बुखार आ रहा है तो हम भाई साहब बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, ट्रीटमेंट चालू करेंगे, लेकिन उसकी बच्ची ऐसे खेलते खेलते धड़ाम से बेहोश हो जाती है। मतलब उसको बुखार आ गया है लेकिन उसके बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बैक्टीरिया और अ वायरस, बट देर इज़ नो टेम्परेचर राइज दैट इज़ हैपनिंग, क्योंकि उसका फाइटिंग मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, शी इज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड, ये लोग भाई साहब लेकर उसको भागते थे हॉस्पिटल, तब तक पता ही नहीं चला है कि वायरस फैल चुका है उसके बॉडी में। सो ऐसा बहुत बार हुआ, ठीक है। सो इट इज़ इफ अ पर्सन इज गेटिंग फीवर, it's good that the person is getting fever, it means that it is an indication that the immune system is in place। अभी आप भाई साहब इंडिकेटर तो है आपका, तब आप इलाज कर सकते हैं उसको, ठीक है। इट्स लाइक भाई साहब आप स्टेशन पे जाते हैं, एक ट्रेन आ रही है, ना तो ट्रेन के सामने कुछ लिखा है और ना ही इंडिकेटर पे कुछ लिखा है, आप कहाँ जाएंगे भाई साहब, थाने जाएंगे कि वीटी जाएंगे, क्या मालूम, ठीक है। तो इसी तरह से आपके बॉडी में किसी बैक्टीरिया या वायरस का एंट्री होता है तो उसका पहला इंडिकेशन होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, और आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस बढ़े हुए टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट योर बॉडी फाइटिंग मैकेनिज्म और इम्यून सिस्टम इज इन द राइट प्लेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। सो बेसिकली अगर आप देखोगे भाई साहब, ये सारे जितने भी आपका कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉफ हो गया, दे आर प्राइमरली कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, दे आर प्राइमरली कॉज्ड बाय सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो। पोलियो तो अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट पोलियो इज़ समथिंग विच पैरालाइजेस द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग परमानेंटली। इंसान परमानेंटली हैंडीकैप हो जाता है। आपने पोलियो विक्टिम्स को देखा रहेगा इधर उधर, लेकिन आज की तारीख में आपके जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं गवर्नमेंट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट बस स्टेशंस पे घर घर में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कराने का स्कीम है, ठीक है। तो बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट ने विद द सपोर्ट ऑफ WHO,
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पोलियो डिजीज़ को बेसिकली परसू किया है। इस पोलियो के लिए कोई आपको इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो जो ड्रॉप्स आते हैं बच्चों को खिलाना पड़ता है 5 साल की उम्र तक, ठीक है, और वो ड्रॉप्स आपको रेगुलर इंटरवल्स में खिलाने रहते हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र तक ही पोलियो डिजीज़ इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम इनफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइट विद दैट डिजीज़, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। तो पोलियो के ड्रॉप्स जो है बहुत ईजिली आज की तारीख में अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपके गवर्नमेंट का रीच आउट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, फ्रीली भाई साहब डोज दिया जा रहा है पोलियो का। सो इट इज़ वन ऑफ द डिजीजेज विच रेंडर्स अ पर्सन हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ। चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स तो भाई साहब एक अच्छा डिजीज़ है, ठीक है, एक अच्छा डिजीज़ है और हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं कहता हूँ हो जाना चाहिए सबको। किसी को हुआ है यहाँ पे चिकन पॉक्स? किसी को नहीं हुआ है? ओके, क्या होता है, टेम्परेचर आता है, दाने निकलते हैं, ठीक है, दैट शुड हैपन एटलीस्ट वंस इन लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो एक बार हो गया तो और दोबारा नहीं होगा, ऑलमोस्ट नहीं होगा, 99% आपको दोबारा नहीं होगा, आपका बॉडी ट्रेंड हो जाता है। 7-8 दिन आपको बहुत ज़ोर से बुखार आता है, ठीक है, थोड़े से दाने निकलते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, ठीक है, मतलब खाने पीने में जी नहीं लगता है, थोड़ी से मतलब नौसिया फीलिंग होती है, बट देन दैट सेटल्स डाउन। हमारा बॉडी आराम से चिकन पॉक्स से फाइट कर सकता है। एक बार आपकी बॉडी ट्रेन हो जाती है चिकन पॉक्स से फाइट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि फिर से वो वायरस एंट्री नहीं होगा, जैसे ही आएगा उसको मार देंगे, पटक देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे अगर भाई साहब रुद्राक्ष और हर्ष में मारामारी हो रही है, ठीक है, तो अभी दोनों भाई साहब मारामारी कर रहे हैं, तो लेट्स से इस बार रुद्राक्ष जीत गया, तो अभी रुद्राक्ष को मालूम है कि इसको पटकना कैसे है, अगली बार वो उसको दौड़ कर आएगा तो ये इसको उसी दाव पे से पटक देगा, है ना। अगर मोहन कहता है अपना ये चला गया इसके सामने, तो उसको फिर दूसरा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सो वंस यू आर ट्रेन्ड, वंस योर बॉडी गेट्स ट्रेन्ड टू फाइट विद अ पर्टिकुलर वायरस, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी ट्रेन्ड, ठीक है। तो इसीलिए चिकन पॉक्स अगर हो गया रहेगा किसी को तो अच्छी बात है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी चिकन पॉक्स में तो वो कुछ ज़्यादा आपको इंजेक्शन नहीं देंगे, वो थोड़ी बहुत इधर उधर की दवाई दे देंगे और काढ़ा दे देंगे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आपका बॉडी अपने आप हील कर जाएगा। चिकन पॉक्स इज़ नॉट अ डेंजरस डिजीज़। देयर इज़ अनदर डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स, जिसका वैक्सीनेशन आपको लग जाता है, और स्मॉल पॉक्स एक किलर डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पे दाने जो हैं आपके बॉडी पे आते हैं चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में बॉडी का चप्पा चप्पा आ जाता है, इनफैक्ट अंदरूनी नर्व्स में भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक किलर डिजीज़ है। और आज की तारीख में इंडिया से बोथ पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स हैव ऑलरेडी बीन इरेडिकेटेड, ठीक है, पोलियो के घूंट पिलाए जाते हैं और स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में ही आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2 डिजीज़ हैं जो वायरसेस से फैलते हैं, ठीक है, 2 डिजीज़ हैं जो वायरसेस से फैलते हैं। ये कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था मालूम है क्या? वायरस वैक्सीनेशन क्या होता है? आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? क्या हुआ? सुई लगी बस घर चले आए, तो हुआ क्या? व्हाट वाज देयर इन द वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन होता क्या है? अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। एनीवन व्हाट इज वैक्सीनेशन पीपल? ओके, तो जैसे समझ लो कोई वायरस है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को हानि पहुंचा सकता है, हमको इसका वैक्सीनेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो डेड म्यूटेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मतलब जो कमज़ोर वाले होते हैं, उनको हम अपने बॉडी में फोर्सफुली इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? उस वायरस को आपके अंदर डाला जा रहा है। वैक्सीनेशन मतलब दवाई नहीं जा रही है आपके अंदर, वैक्सीनेशन मतलब वायरस जा रहा है आपके अंदर, ठीक है। वो वायरस जैसे ही आपके अंदर जाएगा, फटाफट आपका बॉडी का मैकेनिज्म उसको मार देगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा और उसको मार देना। एक बार आपके बॉडी के मैकेनिज्म की ट्रेनिंग हो गई कैसे वायरस को मारना है, देन इट बिकम्स। तो अभी जब वायरस बाहर से आपके बॉडी में ईदर थ्रू एयर, फूड, और मे बी थ्रू कंटामिनेटेड फूड, और मे बी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और एयर, और इवन बाई किसी के मतलब किसी ने छींक दिया तो वो वायरस आया आपके अंदर, जब भी ये आएगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उस वायरस को किल कर देगा। इट विल ऑटोमेटिकली किल इट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का सिस्टम होता क्या है? वैक्सीनेशन में हम वायरसेस को ही इंजेक्ट करते हैं, वी बेसिकली इंजेक्ट वायरसेस ओनली, ठीक है। ओके, सो आपका जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। तो देयर वाज दिस पर्सन हु ऑब्जर्व दैट पीपल, जो लोग आपके मतलब उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है ये,
तो उन्होंने देखा, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन निकाला, उन्होंने देखा कि जितने भी लोग कैटल पालते हैं, गाय पालते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी सब लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, सिर्फ जो लोग कैटल पाल रहे हैं उनको नहीं हो रहा है। तो कुछ तो रीज़न होगा। देन ही स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, ठीक है। देन ही डिड व्हाट, तो उन्होंने देखा कि जितने भी कैटल होते हैं उनको काऊ पॉक्स होता है, ठीक है। और काऊ पॉक्स में जो लोग कैटल पालते हैं तो उनको भी होता है, ठीक है। काऊ पॉक्स थोड़ा सा माइल्ड वैरायटी है। तो इससे क्या हो जाती है, जो लोग कैटल पाल रहे हैं उनके अंदर फाइटिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट पॉक्स ऑलरेडी डेवलप हो जाती है, जाने अनजाने वो डेवलप हो ही जाती है, ठीक है। इसीलिए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या किया, काऊ पॉक्स का वो निकाला एक कैटल से, और एक बच्चा उनके पास आया था, उसको टेस्ट करने के लिए डाल दिया। गलत है ये, बस वहाँ से आपके स्मॉल पॉक्स की वायरस वैक्सीनेशन निकल गई, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को हमने बेसिकली इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। वी आर नो लॉन्गर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, अदरवाइज दिस इज़ अ मेजर किलर डिजीज़। चिकन पॉक्स तो बहुत मामूली है और ऑलमोस्ट हम सबको एक बार हो ही जाता है, हो ही जाना चाहिए, हमारा बॉडी नेचुरली ट्रेंड हो जाता है इसके लिए, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में बेसिकली चिकन पॉक्स होता क्या है, सारे शरीर में दाने निकल आते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ वायरस, ठीक है। इट इंक्रीजेज योर टेम्परेचर, इट मेक्स यू फील सिक, इट विल मतलब आपका एपेटाइट लूज होता है, आपको भूख नहीं लगती है, ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ओके, डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोवंस। डिसेंट्री, एमोइबिक डिसेंट्री होती है। अगर बहुत सारा अमोइबा आपके पानी में आ गया है, हाँ बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है, तो अगर आपके पेट में आ जाता है ये, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अमोइबिक डिसेंट्री। आपको बार बार जाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिटेन वाटर, ठीक है। तो ये आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आ जाता है। सो डिसेंट्री होती है। मलेरिया जो होता है वो एक किलर डिजीज है। डिसेंट्री से तो हम इजीली फाइट कर सकते हैं, डिसेंट्री इज नॉट अ किलर डिजीज, बट मलेरिया इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इज अ किलर डिजीज। और मलेरिया का वैक्सीनेशन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मस्क्यूटो बाइट, और मस्क्यूटो बाइट में एक प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में रिलीज होती है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में फैल जाती है, एंड दैट कैन कॉज हैवी फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, और उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, इट कैन एक्चुअली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये प्रोटोजोआ फैलता रहेगा, फटाफट फैलेगा। ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई प्रोटोजोआ आ जाता है तो वो फटाफट फैलेगा, क्योंकि खून हमारा दौड़ रहा है, 24 घंटे दौड़ रहा है, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में कोई भी वायरस अगर ब्लड स्ट्रीम से फैल रहा है तो उसको फैलने में टाइम नहीं लगेगा, पूरे बॉडी में वो फैल जाएगा, ठीक है। सो मलेरिया कैन बी डेंजरस इफ इट इज़ नॉट डिटेक्टेड और ट्रीटेड ऑन टाइम, ठीक है। तो मलेरिया से ब्लड रिपोर्ट से ही पता चल सकता है आपको whether a person has got malaria and is due to protozoan, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। आपको चिल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आप कांपते हैं, इतना ज़्यादा फीवर आता है आपको, ठीक है। सो 102 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक आपका वैसा फीवर आ सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ मस्क्यूटो बाइट, एंड दिस बेसिकली गोज इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं, ठीक है। सो मलेरिया इज अगेन अ किलर डिजीज। डिजीजेज लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा भी होता है। तो टाइफॉइड क्या होता है, एक अगेन फीवर आता है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। आपको चिल्स आते हैं और काफ़ी दिनों तक रहता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन तक रहता है, आपका खाने पीने में जी नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा करके कंटेमिनेटेड वाटर से, अगर जो पानी आप पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, वो बॉयल करके नहीं पी रहे हैं, या एक्वागार्ड लगा कर नहीं पी रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वी माइट गेट इम्पैक्टेड बाई टाइफॉइड, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है टीबी, ठीक है। आज भी वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा किलर डिजीज़ है, ठीक है। जितने भी गरीब नेशंस हैं, दे आर स्टिल नॉट एबल टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्रीट इट ऑन टाइम। ट्यूबरकुलोसिस के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। इस डॉट्स प्रोग्राम के तहत अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट होता है तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वो फ्री में अपना इलाज करा सकता है, और ये इलाज करीब करीब 6 महीने तक चलता है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 महीने तक, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस दिस विल गो ऑन। ये आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशंस, हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा कंजेशंस प्रोड्यूस करता है एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है। सो ट्यूबरकुलोसिस इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स। अगर आपको किसी को भी खांसी आ रही है तो खांसी हो सकती है कॉमन कोल्ड या कॉफ हो, या खांसी हो सकती है इन्फ्लुएंजा हो। दोनों में भी आपके 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा खांसी नहीं आनी चाहिए।
अगर 3 हफ्ते तक किसी को खांसी आ रही है और खांसी के साथ साथ थोड़ा बहुत खून भी आ रहा है, तो देन डेफिनेटली दैट इज अ साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. सो वी हैव टू गेट अलर्ट. ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक कंटेजियस डिजीज़ है. अगर किसी को घर में होता है तो बाकी लोगों को भी हो सकता है, होगा ही. ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस कैसा होता है कि अगर किसी को खांसी आ रही है, देखो बियॉन्ड 3 वीक्स अगर किसी को खांसी है, मतलब इन्फ्लुएंजा में एक वीक ज़्यादा करके रहेगा, कोई भी वायरल डिजीज़ हो, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो, इसमें 1-1.5 हफ्ता की खांसी रहेगी, वो नॉर्मल होती है, वो आपके ट्रीटमेंट से चली जाती है. लेकिन 3 हफ्ते तक अगर खांसी नहीं जा रही है और खांसी के साथ पीरियोडिकली ब्लड आ रहा है, then it could be due to tuberculosis. ठीक है, and that is a killer disease. ठीक है, it needs to be treated on time. Okay, microorganisms, friend and foe. Where do microorganisms live? तो ये तो सारे आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स देखे हमने कि कैसे हमारे अलग अलग तरीके के माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं और कैसे वो अलग अलग तरीके के डिजीजेस कॉज करते हैं. ठीक है, नाउ वेयर डू दे लिव? यूनिसेल्यूलर होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर जनरली एक ही सेल के बने होते हैं. हमारे बॉडी में हज़ारों लाखों सेल हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जनरली एक ही सेल से बना होता है. दे आर सिंगल सेल्ड एंड हेंस ऑल्सो नोन्ड एज यूनिसेल्यूलर. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी देखो जैसे यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया. ठीक है, जो कुछ हमारे लिए यूजफुल हैं और ज़्यादा करके हमारे लिए हार्मफुल है. सम एल्गे, ये हमारे लिए हार्मलेस हैं. एल्गे मतलब क्या होता है? जो ग्रीन आपको दिखता है ना, जैसे अभी देखो बारिश होएगी तो आप देखोगे सरफेसेस पे ग्रीन सा लेयर जम जाता है. ठीक है, या पॉन्ड्स पे आपको एक ग्रीन सा लेयर दिखता है. तो दीज आर एल्गे. दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. ठीक है, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है. टंकी वगैरह में अगर एल्गे जम जाता है तो उसमें थोड़ा पानी में बास आएगा, दैट इज इट. ठीक है, नॉट मोर देन दैट, लेकिन इट इज़ नॉट हार्मफुल. ठीक है, प्रोटोजोवंस दे आर हार्मफुल जस्ट एज वी शॉ. प्रोटोजोवन से हमारे अंदर मलेरिया होता है. ठीक है, मलेरिया इज बेसिकली अ प्रोटोजोवन डिजीज. ठीक है, तो ये सारे हो गए भाई साहब आपके यूनिसेल्यूलर. बैक्टीरिया हो गया आपका. ठीक है, बैक्टीरिया देखिए अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आता है. ठीक है, दिस इज अ रॉड और कोन शेप्ड बैक्टीरिया. ठीक है, सो ये आपका एक टाइप का बैक्टीरिया हो गया. देन वी हैव दीज आर बेसिकली राउंड बैक्टीरियाज. ठीक है, व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव बैक्टीरियाज लाइक दिस. तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. तो ये प्रोटोजोवा हो गया आपका. ठीक है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एल्गे and this is आपका प्रोटोजोआ. ठीक है, सो these out of these bacteria and protozoa can be really harmful to our health. आपका मन नहीं है, आप यहाँ बैठिए, कल से सामने बैठेंगे आप. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे मल्टी सेल्यूलर में क्या क्या है. एल्गे एंड फंगाई. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में क्या क्या हो जाएंगे आपके मल्टी सेल्यूलर में? देयर आर एल्गे एंड फंगाई. ठीक है, फंगाई आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है. एल्गे ज़्यादा करके आपके लिए हार्मलेस होगा. ठीक है, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, तो जैसे मशरूम हमारे लिए एक फंगाई हो गया. ठीक है, मशरूम इज बेसिकली अ फंगाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनका बहुत ज़्यादा होता है. सारे एनवायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, हॉट कोल्ड वगैरह वगैरह जितने भी आप एनवायरमेंट्स इनको दोगे ये कैसे भी करके बच जाएंगे. तो आप देखो जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे. हम और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. ठीक है, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, जो वॉल्केनिक स्प्रिंग्स होते हैं. डेजर्ट्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट्स एज वेल. सो ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस, मार्शी लैंड्स, जैसे आपका ये खाड़ी टाइप का एरिया जैसे हमारे कामोटे में है. ठीक है, या पूरे नवी मुंबई में है, इस टाइप के एरिया में भी आपके जो बैक्टीरियाज हैं दे कैन सर्वाइव. थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत टेरेस्ट्रियल है, सो ये मार्शी लैंड्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ही काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं. कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं और कुछ हमारे लिए लाभदायक है. ठीक है, दे आर गुड. ठीक है, गुड बैक्टीरियाज. सो सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. तो कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं. जैसे ये पैर में देखिए इस टाइप का जो आता है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये हाथों में इस तरीके का जो आता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दे ग्रो ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इनसाइड द बॉडी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे बॉडी के बाहर जो ग्रो होता है.
ठीक है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रो होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द वंस विच ग्रो आउटसाइड एंड द वंस विच ग्रो इनसाइड द बॉडी. ठीक है, ओके. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट फ्रीली, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि या तो फूड से या तो वाटर से हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं. वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ नेचर, वी आर कंज्यूमिंग फूड, वी आर कंज्यूमिंग वाटर, वी आर कंज्यूमिंग एयर, और इसमें भाई साहब हज़ारों किस्म के बैक्टीरियाज हैं. सो दीज बैक्टीरियाज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टेइंग फ्री बट समहाउ दे एंटर इनटू आवर बॉडी. ठीक है, ये किसी तरीके से हमारे बॉडी में आ जाते हैं. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक, ठीक है, अमोइबा कैन लिव अलोन. ठीक है, तो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमोइबा, दे कैन लिव अलोन, ये अपने आप अलग रह सकते हैं, दे कैन स्टे अलोन. ठीक है, ओके. फंगाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज, तो आपके देखिए इकलौता अमोइबा जो है वो इकलौता कहीं भी रह सकता है अकेले. ठीक है, फंगाई और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे एक साथ रहते हैं, दे स्टे टुगेदर. ठीक है, इसीलिए आप देखोगे ब्रेड में या दही में जब हमने जमाया तो फटाफट फैल गया. ठीक है, तो अगर आप फंगाई देखोगे, फंगाई भी देखिए आपका फैलता रहता है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच लिव्स इन कॉलोनीज, मतलब दे लिव टुगेदर फॉर अ वास्ट एरिया. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. अगर आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक का हमने सिर्फ अभी हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ा है, बट देर आर वेरी पॉजिटिव एंड यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल. अगर आप देखोगे ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका दही बनना ये एक बैक्टीरिया से हो रहा है. ठीक है, आपका मशरूम ये एक फंगाई है. ठीक है, पेनिसिलिन जो ड्रग बनता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम पेनिसिलियम. ठीक है, आपके जो बेकिंग होती है वो ईस्ट से होती है, जैसे मैंने आपको बताया पाव वगैरह जो बनता है, वो केक वगैरह जो बनता है वो किससे बनता है, ईस्ट से बनता है. आपका जो चीज़ बनता है वो भी भाई साहब किससे बनता है, भाई साहब ईस्ट से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है. तो आपके बहुत सारे फूड जो आप कंज्यूम करते हैं दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से. ठीक है, दे आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्रेंड, जैसे आपका चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, सो दीज आर बेसिकली friendly microorganisms because they are used in preparing various foodstuffs which we consume constantly. ठीक है, whereas some are harmful and cause diseases. तो अलग अलग कुछ ऐसे भी microorganisms हैं as we have seen that have been the reason for many kinds of diseases which happen to us. ठीक है, ओके, जैसे आप देखोगे यहाँ पे they are called harmful foe microorganisms, harmful microorganisms बोलेंगे हम इनको. क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है भाई साहब. ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ माइक्रो, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनता है भाई साहब आपका. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया तो पूरा दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा. क्यों, क्योंकि वह जो बैक्टीरिया है वो फटाफट मल्टीप्लाई होगा और पूरे दूध के पतीले में जितना भी दूध है उसको दही में कन्वर्ट कर देगा. नींद हो रही ना दूंगा तब. They are used in preparation of curd. They are used in the preparation of bread. Bread क्या होता है भाई साहब, ब्रेड में आप ईस्ट मिक्स करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो ब्रेड बन जाता है. ठीक है, so they are used in the preparation of curd. They are also used in the preparation of bread as well. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब केक्स वगैरह. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अल्कोहल इंडस्ट्री. ठीक है, और ये अल्कोहल जो बनता है वो डिफरेंट फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन से बनता है, ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है. दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे चल रही है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. बहुत पुरातन जमाने से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जैसे राइस का फर्मेंटेशन कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का फर्मेंटेशन कराते हैं, सीड्स का फर्मेंटेशन कराते हैं. इन फर्मेंटेशंस को हम अंजाम देते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट से, और इससे बनता है हमारा अल्कोहल. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज अप इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके एनवायरमेंट क्लीनिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, क्योंकि आपके सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो ही आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी. जैसे समझो आप जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, घर का मतलब जैसे समझ लीजिए सब्जी के छिलके या सड़ा हुआ खाना, इसको अगर आप ग्राउंड में फेंक दोगे तो वो अपने आप चला जाएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राउंड में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो उसको कंज्यूम कर लेंगे. हम बेसिकली क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं. एनीबडी नोज व्हाट इज कंपोस्ट?
ठीक है। कंपोस्ट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ अ कंपोस्ट? हम भाई साहब ऐसे एक समझ लो लैंड है, इसमें हमने क्या किया, गड्ढा किया और इसमें सब कुछ डाल दिया। जैसे एग्रीकल्चर जिनके पास है तो इनमें गोबर डाल देते हैं, घर का जो भी सब्जी छिलका वगैरह ये सब कुछ होता है वो भी डाल देते हैं। ये सारा चीज़ डालकर इसको हम ढक देते हैं और ये क्या बन जाता है भाई साहब, कुछ दिनों बाद आप देखोगे इसका बन गया है मैन्योर। मैन्योर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। किसने बनाया इसको, ये चेंज कौन लाया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट क्लीनअप प्रोसेस होगा ही नहीं, मतलब आप सड़ी हुई सब्जियों के ढेर पे रहेंगे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिकम्पोज हो जाती हैं। मरे हुए जानवर, ठीक है, हमारे बॉडी का वेस्ट, हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो सब्जी का छिलका वगैरह, ठीक है, जो भी हम फेंक देते हैं वो सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्राउंड में डिकम्पोज कर देते हैं इन नो टाइम। दैट इज़ फूड फॉर देम एंड इन रिटर्न दे मेक द ग्राउंड फर्टाइल, ग्राउंड को फर्टाइल बनाते हैं वो, ठीक है। सो ये आपका क्या बन जाएगा, बेसिकली मैन्योर। दे आर ऑल्सो यूज्ड अप फॉर क्लीनिंग द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, मतलब वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, ठीक है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, सुसु पॉटी जो भी है एनिमल्स का, ठीक है, देयर इज रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस वगैरह मतलब पॉटी वगैरह, ठीक है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मतलब कोई जानवर अगर मर गया, ठीक है, तो उसके बोन, स्किन, ये सारा का सारा भाई साहब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देंगे। दे विल डिकम्पोज इट एंटायरली, ठीक है, और बदले में हमको क्या देंगे, और फर्टाइल ज़मीन, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अगर ये प्रोसेस नहीं होता था तो हम भाई साहब कचरे के ढेर में रहते थे, है ना। इतना सारा वेस्ट आपके घरों से निकलता है, बिल्डिंग से निकलता है, उसका होता क्या है, द ऑर्गेनिक पार्ट इज बेसिकली डिकम्पोज। ऑर्गेनिक पार्ट डिकम्पोज हो जाता है। इनऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे आपके भाई साहब प्लास्टिक वगैरह है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट मोस्टली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। आर ब्रोकन डाउन बाई बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में ब्रेकन डाउन हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको हम क्या करते हैं भाई साहब, दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं भाई साहब एग्रीकल्चर में, ठीक है, बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है आपका, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है, देखो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन है, ठीक है, एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से बनता है क्या, अमीनो एसिड्स, और इस अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है, सबके लिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो करता कौन है, तो आपके प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में, ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सॉइल में भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एजिटोबैक्टीरिया। तो ये तमाम जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया टाइप के। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं, और ये नाइट्रोजन भाई साहब जाता है सॉल्युबल नाइट्रेट्स के हिसाब से प्लांट्स में। प्लांट्स इनको क्या देंगे, जो प्रोसेस फूड्स हैं वो उनको दे देंगे, ठीक है। तो एक इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, आदान प्रदान वाला न्यूट्रिशन है, इसको हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ये क्या करके दे रहे हैं, उनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं, प्लांट्स क्या दे रहे हैं, इनको प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं। तो इनसे नाइट्रेट्स मिल रहा है जिससे क्या बनाएंगे प्लांट्स, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से बनेगा प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स उनके डेवलपमेंट में काम आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि पालक खाने से बहुत प्रोटीन आता है, क्यों, क्योंकि पालक एक लेग्यूमिनियस प्लांट है, और लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट्स में ऐसे राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। सो दे विल डू व्हाट, दे विल अब्जॉर्ब नाइट्रोजन एंड दे विल गेट इट अब्जॉर्ब इन द प्लांट्स, ठीक है। तो यही आपका नाइट्रोजन है जो हमको, जब हमारा अब्जॉर्ब होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड जो दही होता है उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए ख़राब नहीं है, अच्छे हैं। ज़्यादा खाएंगे तो गले में खराश हो सकती है, ये ज़रूर है, ठीक है, बट कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर योर स्टमक हेल्थ, फॉर योर इंटेस्टिनल हेल्थ, ठीक है। इट इंक्रीजेज योर और डाइजेशन पावर्स, इट इम्प्रूव्स योर इंटेस्टिनल हेल्थ।
ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इसमें भाई साहब लैक्टोबैसिलस होता है योगर्ट में, जो तो जैसे मैंने योगर्ट देखो थोड़ा सा दही निकाला और दूध में डाल दिया, तो लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा भाई साहब, फटाफट फैल जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बेसिकली स्प्रेड आउट। तो लैक्टोबैसिलस फॉर्म्स प्रोमोट्स द फॉर्मेशन। लैक्टो क्यों नाम पड़ा है, जो भी चीज मिल्क रिलेटेड होगी, जो भी चीज मिल्क रिलेटेड होगी उसको हम लैक्टो नाम देंगे, ठीक है। लैक्टिक एसिड बेसिकली मिल्क से प्रोड्यूस होता है और यहाँ से ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। सो व्हाट हैपेंस, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो आपने जैसे ही मिल्क पे कर्ड डाला तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होने लगेगा, वो मल्टीप्लाई होने लगेगा और फाइनली उसका क्या बन जाएगा भाई साहब, दही, ठीक है। इट विल फॉर्म कर्ड, लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। चीज़ बनता है, पिकल्स बनते हैं, ठीक है। ईस्ट वगैरह देखो, चीज़ आपका मिल्क से बनता है, उसमें हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं। बहुत सारे आपके जो पिकल्स होते हैं, आचार, उसमें भी आपका ईस्ट लगता है, ठीक है। सो ये सारे तमाम चीज़ें हैं, चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इन सब में आपको बैक्टीरियाज मिल जाएंगे एंड दीज आर एडिबल बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज। इफ दे एंटर इनटू आवर सिस्टम दे आर नॉट गोइंग टू कॉज मेजर हार्म, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू कॉज मेजर हार्म। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये देखिए एक ईस्ट है, तो ईस्ट कैसा पट 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 से डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। और इस प्रोडक्शन में वो क्या रिलीज करेगा, इट विल बेसिकली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट विल रिलीज व्हाट पीपल आर, इट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो आपने वैसा भी डो मतलब आटा है, आटा देखो, ठीक है, तो इसको गूंथ के रखा है और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ईस्ट। अभी इसको जैसे ही आपने हीट किया तो ये फूल जाएगा, पाव बन जाएगा, ठीक है। ब्रेड कहाँ से बन रहा है, आटे से बन रहा है। आटे को गूंथ कर आपने ओवन में रखा और उसमें ईस्ट डाल दिया, थोड़ा सा ईस्ट मिक्स किया, तो जैसे ही इसको आप हीट करेंगे वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे उसमें भर जाएगा। आपने पाँव में देखा है बड़े बड़े होल्स रहते हैं, उन होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होता है और वो फूल के ढोल हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, ठीक है। छोटा सा जो आटे का टुकड़ा था अभी एक बड़ा सा पाव बन गया। वाई, बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हैज इंक्रीज्ड इन साइज एंड इन वॉल्यूम सो दैट इट कैन फिल अप योर स्टमक्स, ठीक है। क्लियर है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वॉट। देखिए केक्स बना सकते हैं आप इससे, पाव बना सकते हैं, ठीक है। ये बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्रेड्स बनते हैं, ठीक है, आपके भाई साहब केक्स बनते हैं, पेस्ट्रीज बनते हैं। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ ईस्ट, ठीक है। क्लियर है। ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।